हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपको पता है कि जो पहला जो पार्ट था इसका, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हमने उसमें देखा था जनरली कि एक्चुअल में जो पदार्थ है हम लोग उसे किसे बोल रहे हैं। पदार्थ का जो डिफिनेशन होगा, जैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पदार्थ क्या है। तो आपको पता है कि इस पूरे पृथ्वी पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हो जनरली, वो सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ है। फिर इसे हमने मॉडर्न साइंस के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ पिछले क्लास को, ठीक है। एक क्या था, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। एक था हमारे पास भौतिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और एक था रासायनिक, ठीक है। तो ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ, चैनल पे डाला हुआ है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो, होता है ना एक्चुअल में कि हम छोटे छोटे चीज़ों को समझते नहीं हैं, और जब छोटे छोटे चीज़ों को नहीं समझोगे ना कि मैटर ही क्या है, ठीक है, तो आप चीज़ों को आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी हैं कि पदार्थ क्या है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत हायर क्लास में चले जाते हैं और उसके बाद भी हमें इससे पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में जो हम लोग 9th क्लास में पदार्थ पढ़े थे वो क्या था। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, आप इसको नेचर के साथ, अपने भौतिक जगत और पृथ्वी के साथ जोड़ के हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने क्या देखा था कि पदार्थ क्या है, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, हमने 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, ठीक है। एक गैसीय अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक ठोस अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पूरे अच्छे से देखा कि किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, और इसके सेकेंड पार्ट में देखो, आप नोट्स मत करना, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखना, उस चीज़ को फील लेना, ठीक है। जब तक फील ना आ जाए आपको कि हाँ मुझे समझ में आया, तब तक आप चीज़ों को नोट मत करना, ठीक है। देखो, एक्चुअल में होगा ना कि अगर आप चीज़ों को नोट कर भी लोगे ना, तो वो चीज़ें रहने वाली नहीं है, बस वो आपके कॉपी में रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या है, उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज का जो मुद्दा है, आज का जो क्लास चालू होता है वो अब एक्चुअल में चालू होगा, ठीक है। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और रिकॉल करा देना चाहता हूं। जैसे आपको कोई पता हो कि ठोस क्या है, तो आप क्या बोलते हो कि जिसका आयतन निश्चित हो, ठीक है, जिसका आकार निश्चित हो, और जो मतलब ऐसे छूने के बाद उसे उसमें एक दृढ़ता, मतलब एक मजबूती हो, तो उसे हम ठोस बोलते हैं। उसी तरह से गैस का डिफिनेशन था, उसी तरह से क्या था, द्रव का डिफिनेशन था। तो इस चीज़ को तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से नहीं देखोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। अब देखना है, देखो क्वेश्चन है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ठीक है। जैसे पदार्थ, तो आपके दिमाग में जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना पदार्थ, तो आपके दिमाग में पदार्थ आ जाना चाहिए। आप जितना इमेजिन कर सकते हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बेकार की चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तो अभी आप जितना इमेजिन कर सकते हो पदार्थ को इमेजिन करो, ठीक है। जो जितना सारा पदार्थ आपके जहाँ पे भी हो, आप जिस क्लास में देख रहे हो, तो जैसे कोई भी वीडियो क्विज देख रहा हो तो आप इमेजिन करो, जैसे आप फोन से देख रहे हो तो वो भी एक तरह का पदार्थ है, ठीक है, वो भी पदार्थ है। अगर आप हेडफोन लगाए हो तो वो भी पदार्थ है। जो भी मतलब इस पृथ्वी पे है सब पदार्थ है, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे, हमने कितने देखे, हमने ठोस अवस्था देखा था, ठीक है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में तो हमने चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा गैस अवस्था, ठीक है। उसी के बाद हमने देखा क्या, कि द्रव अवस्था। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो हमें पता है कि जो ये ठोस है, ये जो ठोस है, जैसे आपके पास आप गए फ्रिज में से और बोतल का एक पानी रख दिया, ठीक है। 1 लीटर का आपके पास बोतल था एक, ठीक है। इस बोतल को, पहले तो मैं बोतल बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है। मान लो कि ये आपके पास एक इस तरह का एक बोतल है, ठीक है। ये थोड़ा सा पचक गया है, ठीक है। तो ये जो बोतल था, आपने इसको फ्रिज में रखा था और ये क्या हो गया, बर्फ़ बन गया। तो आप देख रहे हो कि पहले तो ये क्या था, जल था, उसके बाद ये क्या बन जा रहा है, बर्फ़ बन जा रहा है। कैसे, फ्रिज में रखने से। तो उससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा, पहले ये ठोस था, तो ठोस में क्या था, बर्फ़ था, ठोस में हमें क्या मिला, बर्फ़। अब हम देख रहे हैं इसे कि जो हम लोग जल था, जल में क्या था, द्रव था, वो क्या था, जल था। अब इसी जल को या इस बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या बन जा रहा है, वाष्प की अवस्था में, उसका वाष्पीकरण करने पे, ठीक है। आगे हम लोग इस टर्म को समझेंगे कि वाष्पीकरण क्या है। तो ये जब वाष्प के रूप में निकल रहा है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जल वाष्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो
तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, इन सारी एग्जाम्पल से ही हमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो आप और हम दोनों मिलके इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि हाँ, जो ठोस है वो गैस में बन सकता है, जो गैस है वो ठोस बन सकता है, जो द्रव है वो गैस बन सकता है, और जो गैस है वो ठोस भी बन सकता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी पदार्थ हैं वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड ना, अगर देखो ऐसे तो हम लोग जानते ही है ना कि बर्फ जो है पानी बन जाता है, लेकिन आप इसी प्रयोग को, जैसे मान लो कि आपने एक लीटर पानी लिया और जाके फ्रिज में रखा। ठीक है, फ्रिज में रखने के बाद वो बर्फ जम गया। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये तो जम जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब उसी पानी को लेकर आप धूप में रख दोगे या उसको आग पे रखोगे और नीचे से आग लगा दोगे, गैस पे रख दिए और उस पर लगा, तो आप देखोगे तो आपका एक क्या हो जाएगा, एक एक्टिविटी होगा जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए हैं कि क्या ठोस, द्रव, गैस, ये सारी जो पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप जब करोगे ना, तो क्रियाकलाप से होगा क्या कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, और नहीं तो आप बहुत, ये तो जनरल सी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। चलो, इस टॉपिक को तो हम लोग करते हैं इरेज। देखना, इस टॉपिक को नाम लिखना और देखना कि क्या मुझे इस टॉपिक को पूरी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आप खुद से इसका वो कर सकते हो। चलो, एक टॉपिक तो हमारा हो गया क्लियर। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है ये क्या बता रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा ना कि जैसे कोई ठोस है, ठीक है, सेम एग्जांपल वही है, जैसे तापमान परिवर्तन का प्रभाव इस पे पड़ रहा है कि नहीं। जैसे कोई ठोस है, ठीक है, ठोस, ठीक है, एक हमने लिया गैस, ठीक है, उसके बाद हमने लिया द्रव। ठीक है, अब मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दूंगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठोस में आप क्या ले सकते हो, जैसे बर्फ का टुकड़ा ले लिए। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है यहाँ पे, जैसे देखो ये बर्फ का टुकड़ा इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का टुकड़ा है यहाँ पे, ये सारे टुकड़े हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ से आग लगा दिया। ठीक है, फायर, आग। ठीक है, आग लगाने के बाद क्या हुआ कि ये क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, बर्फ का गोल टुकड़ा लो और उसे डाल दो। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा कि हाँ, अगर हम लोग उसके तापमान को इंक्रीज करते हैं, यदि कोई ठोस है, अगर हम उसके तापमान को इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। इससे तो हमें पता चल गया। देखो, अब एक सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल और दे सकते हो। जैसे कोई गैस है, ठीक है, तो हमें एक ऐसे पता चलेगा कि गैस जो है इस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है। देखो, अभी गर्मियों के दिन है। ठीक है, आप अक्सर सुनते होंगे कि गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी है या साइकिल है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये साइकिल है। ठीक है, साइकिल का जो ए और यहाँ से बना देते हैं हम लोग इसका, मान लो कि ये इस तरह का स्पोक है, इसका रिंग है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला टायर रहता है, ठीक है, इसमें क्या है, हवा। ठीक है, इस टायर में क्या रहता है, हवा रहता है। अब हमें पता है कि कभी कभी गर्मियों में क्या होता है, ठीक है, गर्मियाँ जब गर्मी होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फलना जो साइकिल था, ये मान लो आपके पास एक साइकिल था, आपका साइकिल ना रहे तो ठीक है, मान लो कि ये पड़ोसी का साइकिल है। ठीक है, आपके पड़ोसी का साइकिल है, आप ले गए चलाने उसे, और गर्मी की वजह से उसका टायर क्या हो गया, फट गया। ठीक है, आप अपने पड़ोसी का ले गए, मान लो किसी का ले गए। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी का भी था और आपने देखा कि उसका तो टायर ही फट गया। अब हमें समझना है कि आखिर इसका टायर फटा क्यों, इसमें क्या केमिस्ट्री है, इसमें क्या फिजिक्स है। ठीक है, तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहे हैं। ठोस तो हमारा क्लियर हो गया, किससे, बर्फ वाले से। अब हमें देखना है कि क्या गैस पे भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि उसका टायर फटा कैसे। ठीक है, आप दौड़ते दौड़ते गए और पूछने लगे कि कैसे इसका टायर फट गया। तो आप गए अपने टीचर के पास कि सर बताइए क्या हुआ इसके साथ। तो देखो, हमें पता है कि जो गैस के कण होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, बस आप इसे यहाँ पे ऐसे कर लो। ये बस साइकिल का टायर आप इमेजिन करना। ठीक है, चीज़ें ताकि आपको हमेशा याद रहें। ठीक है, किसी का साइकिल का टायर था
वो फटा। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग ये गर्मी की वजह से क्या हुआ, जैसे इसे हम लोग गर्म करते हैं तो हमें पता है कि गर्म करने पे गैस जो है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे देखो एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये इधर 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 पूरा गति कर रहे हैं, एक दूसरे में टकरा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो ये और जोर से गति करने लगता है, पूरा ऊपर जाने लगता है। और ऊपर जाने के क्रम में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या करेंगे, गैस जो है वो ऊपर जाना, फैलना चालू करेगा। और जैसे इसके क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ गया है टेम्परेचर की वजह से, अब ये फैलना जैसे ही चालू करेगा तो यहाँ से ये इस तरह से क्या करेगा, टायर जो इसका है वो फट जाएगा, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए कि हाँ, तापमान पे गैस का जो है वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया कि तापमान पे गैस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और क्या लेना है, जैसे द्रव है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेना है कि क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तापमान का प्रभाव द्रव पे कैसे पड़ता है, ठीक है। द्रव जैसे देखो, आपकी मम्मी या सबकी मम्मी लोग खाना तो बनाती ही हैं, ठीक है। ये रहा बड़ा सा डेगची, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक भरा हुआ है पानी, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, चावल डाला, चावल, ठीक है। इसमें आपने डाल दिया दाल, उसके बाद ढेर सारे मसाला, ठीक है। हम लोग बनाएंगे आज खिचड़ी, ठीक है। तो चावल दाल सब डाल दिए, ठीक है। अब इसे आप उठाओ, यहाँ से एक बच्चा आया, ये एक बच्चा है, ठीक है। इस बच्चे को हमें समझाना है कि क्या जो टेम्परेचर है वो द्रव जो है हमारा जल, उस पे इसका इफेक्ट यानी परिवर्तन होता है या नहीं कुछ होता है, ठीक है। अब इस बच्चे को ले गए और बीरबल का खिचड़ी वाला तो आपको याद ही होगा कि बीरबल का खिचड़ी में क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें सेम कॉन्सेप्ट यही था, तापमान का, ठीक है। जो बीरबल है पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद बीरबल वाले चीज़ों को समझेंगे ताकि आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओ। जैसे देखो, आप एक बच्चे हो या कोई बच्चा है जो आपसे बहुत अज्ञानी है, ठीक है। ये गया और एक ऐसे चूल्हे पे इसे रख के आ गया जहाँ पे कोई आग ही नहीं जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई आग नहीं है, आग ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये खाना पक जाएगा, ठीक है। क्या लग रहा है कि आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग ही नहीं लग रहा, ठीक है। क्यों? तो अब इससे ही हमें पता चल रहा है कि जो इसमें जो जल था उससे, ठीक है, उबलने के लिए, ठीक है, उसको मतलब जो बोलते हैं ना कि परिवर्तन, अगर जैसे वो वाष्प में उड़ेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर बहुत जरूरी है, ठीक है। आग चाहिए, ठीक है। बिना तापमान के वो खिचड़ी नहीं बन सकता है। तो इस बच्चे को क्या पता, अब ये बच्चा हो जाएगा, अब यहाँ पे जाके आग जलाए, इसकी मम्मी आएगी और इसे बताएंगी कि देखो बेटा यहाँ पे आग जलाएंगे, उसके बाद तुम्हारा खिचड़ी चालू बनेगा और खिचड़ी बनने के बाद ही तुम खा पाओगे। ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो ये बच्चा अब समझ गया क्या, कि जो जल है, अगर मुझे खिचड़ी बनाना है, ठीक है, मुझे टेम्परेचर देना है, तब इसे पता चलेगा कि हाँ, बिना टेम्परेचर, बिना आग के हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से, ठीक है, इसी में आप बीरबल वाले भी ले सकते हो। जैसे बीरबल जो करता है ना, यहाँ पे ऐसे करता है और ऊंचा, बहुत ऊंचा वो लकड़ी से बांध देता है और यहाँ पे बर्तन लटका देता है और नीचे आग जलाता है, बहुत दूर, इतना दूर की टेम्परेचर का वहाँ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बहुत दूर है। जैसे देखो, आप नीचे आग जलाएं, यहाँ पे नीचे, और मैं वहाँ पे एक बर्तन टांग दूँ, खाना कभी बनेगा? नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ जो है, यहाँ पे है, ये अगर नीचे रहेगा तभी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर हो गया। और बहुत दूर होने की वजह से क्या होगा कि आग जो टेम्परेचर है वहाँ पर जाएगा ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं तो खिचड़ी तो बनेगा नहीं। वही है कॉन्सेप्ट बीरबल की खिचड़ी का। वहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उसे तापमान नहीं मिलेगा, ठीक है, तो खिचड़ी नहीं बनेगा। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव तो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसी में तापमान परिवर्तन में कुछ टर्म आते हैं, उस टर्म को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस कुछ टर्म है, उस टर्म को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ठोस द्रव गैस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखो, एक टर्म है हमारे पास। देखो, पहली बात एक चीज़ और जान लो, ठीक है। एनसीईआरटी में ही, जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हो, तो एनसीईआरटी में तापमान को मापने के लिए केल्विन का उपयोग किया जाता है, बड़ा के, ठीक है, छोटा के मतलब कि ना बड़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एडिशनल नोट बना के लिखना, ठीक है। नोट लिखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो नोट, ठीक है। और जो हिंदी वाले विद्यार्थी होंगे वो क्या लिखेंगे कि जरूरी सूचना, ठीक है। चलो इतना लिख लिए।
उसके बाद क्या लिखना है कि 0 केल्विन बराबर कितना होता है। देखो एग्जैक्ट तो कितना होता है 2.73 इंटू 15, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है 273 इंटू 15 केल्विन, इतना केल्विन होता है, ठीक है। हमें इतना पता हो गया। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसे वो इरेज कर देते हैं, ठीक है। इतना ही यूज करते हैं 273, ठीक है। तो 273 हम लोग यूज करते हैं। तो 0 डिग्री बराबर इतना केल्विन। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया आपके पास कि अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसे आपको बदलना है केल्विन में। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस है, एक कम दिख रहा है ना आपको, जैसे कम दिख रहा है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करना है कि 273 केल्विन को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं 5 3 8 7 2 9 और 1 2, इतना केल्विन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। देखो बस इतना याद रखना है हमें कि जो 0 डिग्री केल्विन होता है उसके बराबर कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब जैसे कोई केल्विन में दिया हुआ है, मान लो मान कोई है आपका, कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे आपको कोई दे दे कि चलो बाबू 500 केल्विन है ये। अब 500 केल्विन को तुम क्या किस में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे, इसमें से 273 घटा देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे और उसके बाद घटाएंगे, और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे लिख देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो कभी कभी होता है ना कि चीज़ें हमें समझ में तो आ जाती है बट क्वेश्चंस नहीं होता, तो क्वेश्चंस जरूर करना है, ठीक है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस होगा उस सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है 0 ये आपको थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए, मतलब याद रखना है मेमोरी में, ठीक है। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डील करेंगे। और अगर आप आगे की क्लास में जाओगे, जैसे कि 10th में जाओगे, तो 10th में तो इसका भर भर का यूज होगा। जहाँ न्यूमेरिकल आएगा आपको केल्विन से इतना में बदलना होगा और चीज़ों को इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो बस इतना सा याद रखना है, बाकी चीज़ें मैं आपको बता दिया कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये एक एडिशनल मैं लिखा नहीं था, फिर मुझे याद आया, मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे तापमान परिवर्तन का प्रभाव तो हो गया। अब तापमान परिवर्तन में ही कुछ टर्म हैं जिसे हमें क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस आपने एक टर्म सुना होगा, नाम क्या, गलनांक, ठीक है। ये बड़ा सा लिख दिया हूं ताकि आप अपने नोट्स में इसे टर्म को समझें, ना कि डिफिनेशन को रटें, ठीक है। टर्म को समझना है। जैसे कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जैसे आपका भी नाम होगा कुछ, उसी तरह से इन चीज़ों को जब कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे यहाँ हैं हम लोग और यहाँ पे कुछ रखें, उसमें कुछ रिएक्शन हुआ या कुछ उस तरह की चीज़ें बदली, तो जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तब हम उसका एक नाम देते हैं कि उस पर्टिकुलर नाम को ए बोलेंगे। उसी तरह से इसका भी एक नाम दिया गया है कि गलनांक क्या, ठीक है। जैसे कोई द्रव है, जैसे कोई ठोस है, ठीक है, कोई ठोस है। अब ठोस जैसे है, जैसे मान लो कि बर्फ़ का टुकड़ा था, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा था। अब ये बर्फ़ का टुकड़ा जब पूरी तरह से पिघल कर, ठीक है, जल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उस पूरे प्रक्रम में जो ये चीज़ें हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रम था पूरे ठोस अवस्था में था, बर्फ़ जो है, अब बर्फ़ का टुकड़ा लिए, वो बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो पूरी तरह से जल में कन्वर्ट हुआ। उस प्रक्रम को, मतलब उस जो पूरा क्रिया हुआ, ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे कुछ भी लिखते जा रहा हूँ ना, तो आप इसको क्या बोल रहे हो कि फलना आदमी है जो पढ़ा रहा है। उसी तरह से आप बोले ना, जैसे देखो यहाँ पे मैं ऐसे 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 कुछ कर रहा हूँ, तो आप जब इसे देखोगे तो बोलोगे ना कि एक लिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये जो है सर वो लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। उसी तरह से मान लो कि आप अभी अपनी कैमरे के पीछे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने कॉपी पर ऐसे 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 पढ़ रहे हो। तो हम जब आपको देखेंगे या आपकी मम्मी आपको देखेगी तो आपको मम्मी क्या बोलेगी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, बोलेगी ना। सेम वही चीज़ है, ठीक है। कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस बर्फ है, अब वो धीरे 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 क्या हो रहा है कि पूरा पानी पानी हो गया, ठीक है। ये पूरा ऐसे दम जो है पानी बन गया, ठीक है। पूरा बर्फ का टुकड़ा था, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा था, अब ये पूरा बर्फ का जो टुकड़ा है वो क्या हो गया, दम लिक्विड हो गया। अब ये जो आप वहाँ से आए और इसको देख रहे हो कि अच्छा ये हुआ, तो अब आप इस टर्म को ऐसे तो नहीं बोलोगे कि बर्फ का टुकड़ा था पूरा पानी हो गया। अरे नहीं, इसका एक नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक, कि ये ठोस था और ठोस से सीधे जल में बदल गया, ठीक है।
अब आप चीज़ों को रिलेट किए होगे तो आपको समझ में आया होगा। एक क्या है, सिर्फ एक टर्म है जिसे हम लोग पर्टिकुलर नाम देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होगे, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगा कि चीज़ों को रिलेट करना है अपने जो, देखो 9th क्लास का जो साइंस है ना, 9th क्लास का साइंस, इसमें साइंस कम और जो हम लोग वो जो चीज़ें है ना, जैसे आप दिन भर जो भी चीज़ें कर रहे हो ना उसी से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा ना कि हम लोग उसमें शक्कर में वो डाल के घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा इसमें तो कुछ बढ़ा ही नहीं, सेम वही सब चीज़ें हैं। जैसे आप जब ऑब्जर्व करोगे ना चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे साइंस था। अभी हम लोग बस वही कर रहे हैं, 9th क्लास में हम लोग वही करते हैं कि कुछ चीज़ें हो रहा था, आपकी मम्मी खाना बना रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब उसी में हमें ढूंढ के दिखना है कि अच्छा ये केमिस्ट्री का टर्म है, इसमें इस तरह से चीज़ें होती हैं, बस वही है, ठीक है। कुछ उस तरह से नहीं करना है। तो हम लोग तापमान का इफेक्ट देख रहे थे, तो हम लोग गलनांक को भी समझ गए कि गलनांक क्या। अब हम लोग देखेंगे क्वथनांक, ठीक है। अब इसे हम लोग करते हैं इरेज, ठीक है। देखना टॉपिक का नाम लिखना, ठीक है, और पर्टिकुलर चीज़ों को समझते जाना। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपके पास बुक है तो आप 1 से 2 बार जब उसे रीड करोगे ना खुद से, तो आपका मतलब जो पूरा डाउट है ना वो खुद ही से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि NCERT बुक बहुत ईजी वे में भी लिखा गया है, तो आप फिर उस चीज़ों को समझ पाओगे। और जब आपको वो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप अपने टीचर से या मेरे इस YouTube चैनल में आप कमेंट कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक भी एक टर्म है, ठीक है। इसे भी हम लोग एक टर्म का नाम देते हैं। जैसे देखो क्वथनांक क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा बीकर हमारा, ठीक है। ये इस तरह का बीकर है, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लेते हैं कि ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या था, जल था, ठीक। अब इस जल में हम यहाँ से नीचे से क्या लगाते हैं, इसे गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, आग लगाने के बाद क्या होगा इसमें, इसे गर्म करिए, ठीक है। तो गर्म करने के बाद देखेंगे इसे कि आप पानी को तो खौलते हुए देखे हुए होंगे, 9th क्लास में आ गया और हम लोग ने तो मतलब इतना बार पानी खौलते हुए देखा है कि पूछो मत। अब वो जो पानी पूरी तरह से खौल रहा है, ठीक है, पूरा दम वो हो रहा है, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं मिस कर दिया, यहाँ पे जो क्वथनांक लिखे ना हम लोग, ठीक है, क्वथनांक को ही संगलन भी बोला जाता है, ठीक है। ये सेम टर्म को ही संगलन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो टर्म है संगलन, उसी टर्म को संगलन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप उसी में इसे भी लिख लेना कि इसी टर्म को एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना हिंदी में, उसी तरह से जैसे आपका नाम 2 ठो होगा, हर किसी का 2 ठो नाम रहता है, उसी तरह से इसका 2 ठो नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं, संगलन, ठीक है, संगलन, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में, उसी के नीचे लिख लेना कि ये संगनल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमें क्या देखना है कि क्वथनांक क्या है। अब देखो आप आग लगा दिए इस जल में, ठीक है, नीचे से पेंदी पूरा दम खौल रहा है, तो ये जो खौलता है ना, हमने क्या पढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमा रहता है, ठीक है। देखो हर एक पदार्थ का ना अपना वो होता है कि वो इतने डिग्री पे खौलेगा, ये उतने डिग्री पे खौलेगा, ठीक है। तो जैसे कोई एक वाटर यहाँ पे हम लोग लिए, ठीक है। अब वाटर को क्या करते हैं, गर्म करने के बाद वो पूरी तरह से एकदम ऊपर उबलने लगता है, तो उबलता है कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जब वो पूरी तरह से उबलने लगता है ना, तो उसी टर्म को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्वथनांक नाम देते हैं। सेम एग्जाम्पल वही है, जैसे आप पढ़ रहे हो अभी कॉपी निकाल कर, तो जब भी आपको कोई देखेगा तो बोलेगा कि लड़का पढ़ रहा है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई बोलेगा ना, जैसे आप याद कर रहे हो, बार बार चीज़ों को पढ़े जा रहे हो कि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, और आप ऐसे डिफिनेशन रटे जा रहे हो, तो आपको देख के कोई बोलेगा ना कि ये रट रहा है, ठीक है। आपको कोई देख के बोलेगा ये रट रहा है, ठीक है। अब कोई खाना खा रहा है, कोई मैगी खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये मैगी खा रहा है, मोमोज खा रहा है, खाना खा रहा है। उसी तरह से जब ये पानी उबलने लगता है तो इसका एक टर्म को नाम दिया जाता है, उसी टर्म को बोला जाता है क्वथनांक। इसमें एक एडिशनल और हो जाता है कि जैसे जल है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस को मैं बता रहा हूँ कि आप इसे केल्विन में बदलो, ठीक है। आप भूल गए, चीज़ों को भूल गए, भूलना नहीं है, हमें पता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो अब इतना है
तो 0 डिग्री में इतना होगा, तो 100 डिग्री में कितना होगा, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। देखो इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्वथनांक वाले टर्म को भी हम लोग समझ गए, ठीक है। एक टर्म है, इस सब चीज़ों को बस दिमाग में रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और हर एक जो पदार्थ होता है ना, जैसे देखो पदार्थ है ये, अब पदार्थ में भी इसकी एक अवस्था है, एक जल कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ये सब चीज़ें फिर आपको दम अपने से आने लगेगा। ये अब द्रव अवस्था में है तो द्रव का एक पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्वथनांक होता है, और बाकी जो वेरियस पदार्थ लोगे उसमें अलग अलग उसका क्वथनांक होता है, ठीक है। अब ईथर लो, ईथर ले लिए आप, ठीक है। ईथर जैसे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये बहुत मतलब आई थिंक मुझे पूरा अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन ये 34 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगता है, पूरे भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होते रहती है। तो अब हमने क्वथनांक भी सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे एक और टर्म है इसी में, ठीक है। एक टर्म है क्या, ये देखो, एक टर्म तो है गुप्त ऊष्मा, कि गुप्त ऊष्मा क्या है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, ठीक है। अब कॉपी पे लिखना और इस गुप्त ऊष्मा को समझने की कोशिश करना, ठीक है। गुप्त ऊष्मा, किसकी माँ, ऊष्मा, ठीक है। देखो गुप्त ऊष्मा, अब हमें लगता होगा, जैसे हम लोग जब 9th में थे तो हमें भी लगता था कि ये कौन सा टर्म है यार, गुप्त ऊष्मा। देखो हम लोग एक एग्जाम्पल तो जानते हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप प्रयोग करना, ठीक है। एक फिर सा प्रयोग करें, फिर वही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और प्रयोग करेंगे और ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे, और ध्यान वीडियो पे आपको यहाँ पे रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में जो ये गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ों को रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने क्या किया, हर बार की तरह वही एक बकवास सा बीकर लेंगे, जिसमें मान लेते हैं इस तरह का बर्फ़ का टुकड़ा डला हुआ है, ठीक है। और कुछ भी इमेजिन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे डला हुआ है, ठीक है। बर्फ़ का टुकड़ा तो डला हुआ है भैया। उसके बाद ये जो है बन गया क्या, पूरी तरह से जल, ठीक है। ध्यान देना, इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद इसमें हीट जा रहा है, तो ये हीट जाएगा, ठीक है। तो ये हीट गया इसमें, और हीट जाने के बाद ये क्या हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, ठीक है। अब ये पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा, ठीक है। ये बर्फ़ जो है पूरा पिघल गया, और ये भी जो पूरा वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ठीक है। पूरा जब तक बर्फ़ नहीं पिघल जाएगा ना बाबू, देखो यहाँ पे जो पूरा बर्फ़ है ये पूरा बर्फ़ पिघलेगा, ठीक है। जब तक पूरी तरह से पिघल जाने के बाद, मान लो कि यहाँ पे 20 जो मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने 20 जो बर्फ़ का टुकड़ा था, 20 बर्फ़ का टुकड़ा लिए। अब मान लेते हैं कि 19 जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो पूरी तरह से पिघल चुका है, एक ठो बचा हुआ है। और जब आप पानी का टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, थर्मामीटर डालना है और उसका टेम्परेचर देखना है, तब आप टेम्परेचर देखोगे तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। आपको भी आश्चर्य होगा कि ये तो पानी बन गया उसके बाद भी, ठीक है। तो अब आप जब इसको देखोगे कि अच्छा ऐसा मामला है, वो सेम प्रोसेस, अब मान लो 19 था, हमने इसे 20 कर दिया, पूरी तरह से ये जल बन गया। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर मान लो जस्ट जल बना, ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका टेम्परेचर देखते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमें देखना है कि जो बर्फ़ था ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये जो हम लोग हीट दिए वो कहाँ गया, आपको भी लगेगा ना कि आखिर सर इतना हीट करने के बाद ये बर्फ़ बदल रहा है, तो आखिर हीट कहाँ जा रहा है। वो हीट जो है इसको एनर्जी देने में गया, ठीक है। इस बर्फ़ को देखो, ये जो बर्फ़ था ना, ये बर्फ़ को एनर्जी दिया गया हीट के फॉर्म में। तो वो जो जितना हीट दिया गया और इस जो वाटर मॉलिक्यूल में ये सारे हीट हैं, ठीक है, वो भी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो ये सारा हीट जो बर्फ़ को जल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया, ठीक है, उसी को बोला जाता है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये जितना हीट इसको प्रोवाइड किया गया उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गुप्त ऊष्मा है। अब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर देखोगे तो अभी सेम ही है, तो पूरा हीट कहाँ गया। अब देखो, अगर इसका वो बात करोगे ना कि इसमें कितना ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल में होगा, तो इस मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि गुप्त ऊष्मा कहाँ गया, इस तरह से गया। उसके बाद एक और टर्म आता है हमारे पास,
ठीक है, गुप्त उष्मा तो हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, 9th क्लास का चैप्टर है ये, जिसमें हमें देखना है बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपने कपूर का नाम तो सुना ही होगा। कपूर का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो आई होप कि मैं शायद थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। स्ट्रक्चर इसका कैसे था, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता है, मॉलिक्यूल दिखता कैसे है ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ उसे। तो अभी हम लोग सिंपल सा कपूर लिखते हैं। ठीक है, कपूर का एक अजीब सा गुण है। ठीक है, अब इसी गुण को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है। ठीक है, आपके घर में कपूर जलता होगा। ठीक है, और बिहार वाले क्षेत्र में तो मतलब हर उस टर्म में जलता है, हर महीने वो क्या बोलते हैं, भगवान का पूजा होता है तो, और बाकी घरों में तो हर रोज़ जलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि जैसे कोई ठोस है, कपूर ठोस है। अब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, द्रव में बदलता है। ये ऐसा नहीं करता है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, एकदम अलग हैं, ये डायरेक्ट गैस बनेंगे। ठीक है, ये जो महाशय हैं कपूर, इसे ठोस है, इसे गर्म करने के बाद द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में। तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब इसे जैसे देखो, ये सब टर्म होती है ना, इसे हम लोग रिकॉल ही रख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बोला ना कि जैसे कोई खाना खा रहा है तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखो ये खाना खा रहा है, उसी तरह से इसका टर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, कि जैसे कपूर है, इसे हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस रहता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे 9th क्लास में ऐसे, अब देखो CBSE में तो CBSE बोर्ड वाले में अब ऐसा हो रहा है, और आने वाले दिनों में कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ओपन बुक एग्ज़ाम में क्या होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप लगा पाओगे, और नहीं तो अगर आप चीज़ों को रटने लगे कि ऊर्ध्वपातन का मतलब ये तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, बस एक टर्म है ये। ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक क्या है, बस एक इंडिकेट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, ठोस से क्या बना दिए हम लोग, गैस डायरेक्ट, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्वपातन। अब एक टर्म और होता है, निक्षेपण। ठीक है, ऊर्ध्वपातन तो आपने देख लिया, एक टर्म और देख लो क्या है, यहाँ पे देखना आपको दिखेगा, आई थिंक निक्षेपण। ठीक है, देखो ये निक्षेपण भी एक टर्म है, किस तरह से, ऊर्ध्वपातन की तरह ही। जैसे कोई गैस लेते हैं हम लोग, कोई गैस लिए आप, ठीक है, गैस को अगर आप गर्म करोगे तो उसे द्रव बनना चाहिए था, लेकिन ये गैस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठोस। गैस से डायरेक्ट अगर ठोस बनता है चीज़ें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ठीक है, यही एक दो टर्म था। अब उसके बाद हमें देखना है थोड़ा सा और बचा हुआ है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक चैप्टर हमारा 2 वीडियो में आई थिंक कवर हो गया है, और आई होप कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि हाँ हमने चीज़ों को समझ लिया। ठीक है, देखो एक टर्म और छूट गया था मेरा। ठीक है, उस टर्म को भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, एक होता है, आप जब NCERT पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें एक टर्म आएगा ए, प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, प्रसुप्त ऊष्मा, इसमें क्या होता है, देखो गुप्त ऊष्मा की तरह ही है चीज़ें, गुप्त ऊष्मा की तरह ही है, बस इसे एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाता है कि 1 kg कोई भी ठोस है, 1 kg ठोस है। ठीक है, उसे 1 atm वायुमंडलीय दबाव पे रखा जाता है और उसे हीट करते हैं हम लोग। ठीक है, हीट करने के बाद उसमें जितना ज़्यादा ये जो टेम्परेचर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा। 1 kg ठोस atm पे। ठीक है, उस जैसे कोई मेटर है, अब उस मेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर 1 kg ठोस को 1 atm वायुमंडलीय दाब पे किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा। तो ये टर्म भी हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग एक टर्म और है। ठीक है, इसमें बस 1 kg वाला फंडा है, बाकी ये गुप्त ऊष्मा की तरह ही है, उसमें रहता है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद देखना है दाब परिवर्तन, कि दाब जो है, दाब का भी परिवर्तन होता है या नहीं। ठीक है, देखो अगर आप दाब की बात करोगे तो सबसे पहले तो हम लोग इसे इसी तरह से समझ लेते हैं। जैसे देखो कोई गैस है यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है, ठीक है। तो अगर हमें द्रव से गैस में बदलना हो, द्रव है उसे गैस में बदलना है, ठीक है, और कोई द्रव है उसे ठोस में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? संघनन, ठीक है। और इसे क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो कोई ठोस है उसे द्रव में बदलना हो तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? और जैसे कोई गैस है उसके बाद इसे हमें द्रव में बदलना है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं, और इसे देखो, ये यहाँ से गैस है, अब कोई गैस है, ठीक है, गैस को हम लोग को किस में बदलना है? ठोस में बदलना है, और ठोस को इसमें बदल सकना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस टर्म को हम लोग उसी टर्म से समझ सकते हैं जहाँ पे हम लोग देखें क्वथनांक, संघनन क्या है, निक्षेपण क्या है, इन सब चीज़ों से हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं हम लोग कि दाब, जो दाब है उसका परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, इसको पहले रहने देते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। जैसे देखो, आपने एक बीकर लिया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है एयर है, हवा, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे हवा है। अब आपने क्या किया कि प्रेशर लगा के इसे ये यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे LPG, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, या CNG आता है, ठीक है। आजकल तो वाहनों में भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आप कोरोना के टाइम में देखे ही होंगे, उसमें बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के ना रहने की वजह से मतलब डेथ कर गए। तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें भी क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को सिलेंडर में इस तरह से ऐसे करके भर के रखा जाता है, और वो लगा के, आपने मूवी में देखा होगा, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन देते रहते, कोई लेते रहता है ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो दाब का परिवर्तन होता है, दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ये सारी एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, दाब का परिवर्तन पड़ता है। अब देखते हैं इस चीज़ को एक और, ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेंगे बहुत जल्दी से। देखो, आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, 9th में तो लगभग सब चीज़ें रहती ही हैं, ठीक है। फिर आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना होगा, फिर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैथ, उसके बाद साइंस में भी मान लो कि अभी तो बस NCERT में साइंस करके दे दिया जाता है, तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो अभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बाद में आप चीज़ें पूरी तरह से गायब भी हो सकती हैं, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना। देखो, आपको 365 दिन पढ़ना होता है, ठीक है, 365 दिन। अगर आप 1 से 2 और 3 बस यहीं तक जाओ, ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं। 3 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक है, ताकि चीज़ें आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ टर्म नहीं समझ में आएंगे तो आपके टीचर हैं, वो समझा देंगे, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। आप इसे पढ़ोगे और जाओ बुक पढ़ो, अब आपको बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है यार। कभी कभी होगा कि आप बहुत अच्छा से मेहनत किए और लास्ट टाइम में आपका पता चला कि रिजल्ट ख़राब हो गया, या देखते हो। देखो, एक चीज़ मैं एडिशनल बताता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको ये समझा दूँगा वाष्पीकरण, ठीक है। देखो, कम से कम ना तो हर साल ना 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है, 10th बोर्ड, ठीक है, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं बच्चे, कम से कम तो आई होप अगर CBSE की बात की जाए ना, तो CBSE में 16 लाख बच्चे हैं। अगर बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी 15 से 16 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड की बात करूँ तो वो 20 लाख से ज़्यादा ही होंगे। उसी तरह से आप देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ बच्चे हैं जो हर साल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन उसमें से क्या होता है, कुछ ही मतलब उसमें से अगर मान लो कि अगर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम निकलता है ना, या CBSE का, तो कभी कभी पता चलता है कि बस 86% रिजल्ट हुआ। क्यों?
बाकी बच्चे फेल हो गए, तो कितने लाख बच्चे फेल हो जा रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रिवीजन मस्ट है। आप चीज़ों को समझो, रिवीजन करो अच्छे से और उसके बाद पढ़ते चले जाओ, आपको साइंस बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हो ना, चीज़ें सब एक दूसरे से रिलेटेड है और ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप रिवीजन करना, क्योंकि हम लोग का दिमाग उस तरह से नहीं काम करता है सुपरमैन की तरह कि एक बार देख लिए तो पूरा दम हो हमेशा के लिए याद रहेगा। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप साइंस को रिलेट करके चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक टर्म आता है हमारे पास, वाष्पीकरण। अब आप देख रहे होगे कि आपने एक कपड़ा लिया, एक गीला कपड़ा आपका था, एक कपड़ा किसका है, आपका है, ठीक है। आप गए और इसे धूप में रख दिए। धूप में रखने के बाद क्या हुआ कि ये कपड़ा तो सूख गया पूरी तरह से। आपको सोच रहे होंगे कि आखिर ये सूखा कैसे, ठीक है। तो फिर आप या तो डायरेक्ट मुझे ये बोल दो कि सर वाष्पीकरण हो रहा है ठीक है, और नहीं तो फिर मैं बोलूँगा कि अरे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो हो तो रहा है यही कि सर वाष्पीकरण, लेकिन हमें समझना है ना कि वाष्पीकरण क्या है। जैसे मान लिए कि आप मेरे पास वाटर है और इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर दिए, इसका क्वथनांक जो है पूरा बॉयल होने लगा, ठीक है। तो क्या हम इसे भी बोल देंगे कि ये वाष्पीकरण है? बताओ, क्या हम इसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी तो वाष्प में जा रहा है, चीज़ें सूख रही हैं, तो क्या हम इसे भी वाष्पीकरण बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। तो वाष्पीकरण का डिफिनेशन क्या होगा? जैसे देखो, हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें ना, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कोई आपसे पूछा कि चलो बताओ, खड़ा हो जाओ, वाष्पीकरण का डिफिनेशन बताओ। आप भी खड़ा हो गए ऐसे दम टन के कि सर धूप में रखते हैं तो उड़ जाता है, उसके बाद हम लोग इसको वाष्पीकरण बोलेंगे। अरे डिफिनेशन 3 इडियट देखे हो ना, उसमें बोलता है डिफिनेशन क्या होता है, तो वो बोलता है कि सिंपल वे में समझाएंगे। नहीं डिफिनेशन बताओ, ठीक है, तब आप फंसोगे। नहीं देखो, तो वहाँ पे तो वो चीज़ें ठीक थी, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। वाष्पीकरण वहाँ पे हमें इसे एग्जैक्ट डिफिनेशन तो देना ही होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या होगा से समझते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, हम लोग तो हमेशा जल से ही उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पे 70% से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा हर एग्जाम्पल में जल ले लेना है, ठीक है। चलो अब हम देखना है कि सर डिफिनेशन तो बताइए। हाँ, तो देखो डिफिनेशन क्या है कि जैसे आपका कपड़ा है ना, तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जल जो है ये बॉइलिंग करने लगता है, इसका क्वथनांक है, ठीक है। ये जो 100 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर पे, 100 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे अगर जो भी गीला कपड़ा है या जो भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वायुमंडल में मिल जाते हैं, वाष्प हो जाते हैं, ठीक है, वाष्प के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। सिंपल वे है कि अगर कोई भी जैसे कोई भी जो लिक्विड है, ठीक है, तो उसमें हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं कि अगर कोई वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो उसके नीचे वाले टेम्परेचर पे अब जैसे देखो 2-3 प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। और प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप प्रयोग करोगे ना तो आपको लगेगा, और जब आप बहुत बड़े हो जाओगे ना, बहुत बड़े, मान लो कि 30 के हो गए, 20 के हो गए, ठीक है, 20 से भी ज़्यादा के हो गए, तो आपको लगेगा कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने ऐसा प्रयोग किया था, ठीक है। तब आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा प्रयोग तो किए थे हम लोग, क्या करना है, चलो प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप अगर उस तरह के स्टूडेंट हो जो प्रयोग करने में बहुत इंटरेस्टेड है, और अगर आप उस तरह के हो कि एक तरह कोने में ऐसे बैठे हैं बस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है तुम बैठे रहो ऐसे ही, ठीक है। एक कटोरी लेना है, छोटा सा कटोरी, एक मग्गा लेना है इतना बड़ा सा, और एक थाली लेना है। थाली तो समझते ही होंगे, ये देखो थाली ऐसा होता है, मान लो कि ये थाली है, ठीक है, ये बड़ा सा थाली है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कि चलो एक लड़का है भूलन एक लड़का का नाम है, लड़का है ये, ठीक है, ये लड़का का नाम है भूलन क्लास में उठता है, उसके बाद इसे भूलन, इसका नाम है, भूलन को बोला गया, मास्टर साहब इससे पूछ रहे हैं कि चलो भूलन बताओ कि अगर हम ये सारे चीज़ें में वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण कब होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पे रहेंगे और इसके जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, ये वायुमंडल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो भूलन से पूछा गया कि अच्छा भूलन चलो बताओ यार कि सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण किस में होगा,
तो भूलन का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब भूलन को कहा गया कि चलो भूलन तुम एक प्रयोग करो, जाओ और इसे पंखे के नीचे रख दो। भूलन गया, तीनों कटोरे को पारी वारी से ले जाके पंखे के नीचे रखता है। ठीक है, पंखे के नीचे रखने के बाद इसे पता चलता है, ये दौड़ते दौड़ते हुए अपने सर जी के पास आता है। सर, पता चल गया। ठीक है, क्या पता चला? सर पूछते हैं कि क्या पता चला? कि सर जो ए वाला है ना, ए वाला, इसका जो वाष्पीकरण होगा वो जल्दी हो जाएगा। भूलन से पूछे कि अच्छा यार, लेकिन भूलन बताओ कि कैसे हुआ ये ऐसे। तो भूलन थोड़ा सा सोचा, उसके बाद बोलता है कि सर जैसे आप हो तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे ना कुछ भी, कि कुछ तो बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। देखो, लड़का भूलन था, भूलन बहुत तेज लड़का है ऐसे। तो भूलन बोलता है कि सर इसके जो सरफेस एरिया है, एरिया बोले, एरिया समझते हो ना, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वाष्पन। ठीक है, वाष्पन आज हम लोग पूरी तरह से समझ ही जाएंगे कि क्या है आखिर मांजरा। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं वाष्पन, वाष्पन, वाष्पीकरण, चलो वाष्पीकरण लिख दिया जाए। ठीक है, वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं, चलो इसको भी हटाते हैं। ठीक है, तो भूलन बोलता है कि सर इसका जो क्षेत्रफल है ना, भूलन बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है गुरुजी वो है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए पंखा जो है ना, पंखा जब चल रहा है तो इससे मतलब जल्दी जल्दी ये वायुमंडल में जा रहा है। तो भूलन को सर दम बोले कि अरे वाह भूलन, तुम तो दम यार, मज़ा आ गया तुमको दम। ठीक है, तो भूलन समझ गया कि हाँ मांजरा क्या है। भूलन को ये पता चल गया कि क्षेत्रफल जो है वाष्पीकरण के चीज़ों को बढ़ा देता है। अब जैसे देखो, आप यहाँ पे और फर्दर एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन चीज़ों को समझना है। ठीक है, आप एक कपड़ा लिए, ठीक है, आपका कपड़ा था, आप कपड़ा को बहुत अच्छे से धो दिए, उसे एकदम पूरा फ्रेश कर दिए हो। ठीक है, और ऐसे मोड़ा हुआ ही है। ठीक है, और मोड़ा हुआ ही रख दिए। ठीक है, तो मोड़ा हुआ रखोगे तो ये सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि इसका क्षेत्रफल देखो बहुत कम है। देखो कितना कम है क्षेत्रफल इसका, देख रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो बच्चों, इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। चलो बढ़ाओ इसका क्षेत्रफल, देख रहे हो कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो। तो जब इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा तो इसमें जैसे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये हवा के संपर्क में आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वो वाष्प के फॉर्म में चला जाएगा। देखो वाष्प में होता क्या है ना, कि जैसे कण जो होते हैं ना, कण, उस कण में कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल जो उसका जो बोलते हैं गतिज ऊर्जा तो होता ही है। ठीक है, ये भी एक टर्म था, उसे मैं छूट गया है, इसे चलो आप फिजिक्स में पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो गतिज ऊर्जा जो होता है हर कण में होता है, तो उसे इतना एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टिकल को कि वो पार्टिकल अपने जो जल के साथ है, यहाँ पे जल के साथ है। ठीक है, ठीक है, ये जल के साथ है, ये यहाँ पे पूरी तेज से दम वो चल रहा है। ठीक है, तो इसे इतना एनर्जी चाहिए कि बस ये इधर गायब हो जाए, और वही हो रहा है क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ ही। ठीक है, एक चीज़ें तो हम लोग समझ गए कि क्षेत्रफल का मामला तो है, चलो क्षेत्रफल का मामला हम लोग समझ गए कि ये क्षेत्रफल का मामला था। अब एक चीज़ और भूलन के पास आया कि सर और कुछ कर सकते हैं क्या, अगर इसे हम लोग हवा में रख दें। ठीक है, अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग मान लो कोई कपड़ा है उसे पूरी तरह से हवा में रखते हैं, तो हवा भी क्या करेगा, वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा है हवा, ठीक है, तो वो जल्दी कपड़ा सूख जाता है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो हवा भी उसके वाष्पीकरण को बढ़ा देता है। ठीक है, अब उसी में मान लो इसके कारक तो हम लोग देख ही चुके हैं, कारक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शीतलता। ठीक है, एक टर्म आ गया। ठीक है, देखो वाष्पीकरण तो हम लोग समझ गए, अब हमें देखना है एक टर्म को और, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, शीतलता। ये शीतलता क्या है? भूलन वाला एग्जाम्पल से आप समझ गए होगे चीज़ों को। भूलन ऐसे बहुत तेज लड़का है, आपको पता होना चाहिए, भूलन बहुत अच्छा लड़का है और बहुत तेज होनहार लड़का है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल में किसका लें, चलो भूलन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। भूलन ऐसे अच्छा लड़का है, देखो मान लेते हैं कि ये भूलन है, भूलन। ठीक है, ये भूलन है, ये भूलन का मान लो इस तरह से, ये भूलन है। ठीक है, ये भूलन है, कितना मासूम लड़का है ये। अब भूलन है, इसके सर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बोले भूलन से कि भूलन बताओ यार शीतलता क्या है। तो भूलन बोला कि सर हमको तो नहीं पता है। सर इसके आए
दो बूंद इसका जो है हाथ पे ऐसे जल का पानी गिराते हैं, ठीक है, भूलन का, ठीक है। भूलन ऐसे ऐसे करता है, करने के बाद इसे ठंडा लगता है, ठीक है। तो भूलन बोलता है कि सर ठंडा लग रहा है सर। तो सर बोले इसको कि यही शीतलता है। आपको समझ में आया? नहीं आया ना? देखो वाष्पन में होता है ना वाष्पीकरण, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण में होता क्या है, ठीक है, वाष्पीकरण में होता है कि जो मैं बताया ना कि जो पार्टिकल, जो वाटर के कण हैं, छोटे छोटे कण होते हैं उसके, आपको पता है। तो उसके कण क्या करते हैं कि ये जो हाथ है हमारा, जैसे भूलन का यहाँ पे हाथ है, उससे एनर्जी को लेगा और, ठीक है, उससे एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, बाहर उड़ जाएगा, ठीक है, बाहर वायुमंडल में चला जाएगा। एक तो वो इस बॉडी से, जैसे बॉडी का जो टेम्परेचर था उससे एनर्जी लिया, और बाकी जो वायुमंडल का टेम्परेचर था उससे भी एनर्जी लिया और बाहर चला गया। तो आपको पता है कि एनर्जी जब जाता है, जैसे आप अभी, मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ, ठीक है, अगर मैं भी पंखा चालू करूँगा ना तो जो मुझे पूरी तरह से ठंडा का महसूस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे एनर्जी से जो वाटर के मॉलिक्यूल थे एनर्जी लेकर वायुमंडल में चले जाएंगे, तो मेरा बॉडी तो ठंडा होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा। तो भूलन को पता चलेगा कि सर शीतलता क्या है, और उसके बाद इसके सर इसे बता दिए कि देखो शीतलता इस तरह से होता है। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग शीतलता के लिए, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं शीतलता के लिए, ताकि भूलन और अच्छे से चीज़ों को समझे। तो भूलन को हम लोग देखेंगे कि भूलन और अच्छे से चीज़ों को समझे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मग गर्मी का दिन है अभी, ठीक है, तो इस तरह का मटका लेते हैं, ठीक है। मटका तो आप देखे ही होंगे, मटका में जो पानी ठंडा होता है वो कैसे होता है, ये वाष्पीकरण का ही रीजन है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब इस मटके के पानी को रख दो, ठीक है, इसमें छोटे छोटे जो छिद्र हैं, इससे क्या करेगा कि जो हवा इधर पे है, हवा यहाँ पे है ना, हवा यहाँ पे भी चारों तरफ हवा रहता है। देखो एक कुछ चीज़ें लिखने वाली नहीं है, ये आप खुद से एज्यूम कर सकते हो कि हाँ इसके चारों ओर हवा है। यहाँ पे एक मटका लाऊंगा तो वहाँ पे देखोगे तो ये चारों ओर हवा है। तो ये हवा से क्या होगा कि इसके बाहर जो कुछ जो मॉलिक्यूल आएंगे इससे रिस के पानी के बूंदे, वो इसके अंदर वाले पानी से एनर्जी को लेंगे और बाहर हवा में जाएंगे। तो ऐसा प्रक्रम धीरे 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 चलते रहेगा, ठीक है। तो चलते रहने की वजह से क्या होगा कि अंदर का जो वाटर था, अंदर का जो जल था, उसका एनर्जी कम हो जाएगा, और इसीलिए जो मटके का पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। किसकी वजह से? वो शीतलता की वजह से, ठीक है। उसमें भी हम लोग शीतलता देख सकते हैं। टर्म क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। क्यों वाष्पीकरण हो रहा है? क्योंकि वो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम है और वायुमंडल में जा रहा है, ठीक है। तो शीतलता भी हम लोग समझ गए। तो आई होप कि अगर कुछ चीज़ें बचा होगा तो मैं अगले सेशंस में आपको ज़रूर कवर कराऊंगा। और अगर आप वीडियो पे यहाँ तक आए हो और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो फिर तो आपको पता ही है क्या करना होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। चलो क्या ही बताना, अगर आपको समझ में आया होगा चीज़ों को तो ठीक है। ये मेरा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और अच्छे से पढ़ो, पूरा अच्छे से रिवीजन भी करना, और डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आए, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बार और थोड़े से समझा दो, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले सेशंस में, तब तक आप बढ़िया से रहो, मस्त रहो, एकदम खुशहाल रहो, ठीक है। और हाँ, बोल ही देते हैं, आदत है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि देखो हम लोग साइंस को इस तरह से भी सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।